तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। बच्चों, ये हमारे पास आज के क्लास में हम लेक्चर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। और हमने लास्ट क्लास में एक बात आपको बताया था कि आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो क्वेश्चन आपके बोर्ड के लेवल से ऊपर का होने वाला है, टॉपिक भी और क्वेश्चन भी। क्योंकि आज मैं जो क्वेश्चन पढ़ाऊंगा वो है नॉर्मालिटी और मोलारिटी। नॉर्मालिटी के बीच कुछ कुछ स्पेशल रिलेशंस जो जनरली बोर्ड एग्जाम में तो नहीं पूछे जाते हैं, वो आपको जेई और नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आप लोगों का स्वागत है बर्नवाल केमिस्ट्री एजुकेशन में। आप लोग नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम जीरो से हीरो केमिस्ट्री में क्या पढ़ा रहे हैं। चले चलो तो स्टार्ट करते बिना देर किए हुए सीधा टॉपिक पे आते हैं। आज के क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो है इक्विवेलेंट वेट। ये इक्विवेलेंट वेट क्यों पढ़ा रहे हैं सर? इक्विवेलेंट वेट पढ़ाने से पहले अगर हम थोड़ा सा आपको रिकैप करवा दें लास्ट क्लास में, तो हमने क्या क्या टॉपिक पढ़ा दिया। मैं यहाँ पे रिकैप नहीं, मैं बस याद करवा दे रहा हूँ, रिकॉल करवा दे रहा हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने आपको कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ाया था, जिसके अंदर परसेंटेज स्ट्रेंथ पढ़ाया। परसेंटेज स्ट्रेंथ के अंदर बेटा हमने मास बाय मास या वेट बाय वेट, वॉल्यूम वेट बाय वेट परसेंटेज स्ट्रेंथ, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज स्ट्रेंथ, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज स्ट्रेंथ। उसके बाद बात करें बेटा तो हमने आपको पढ़ाया क्या, मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शंस। ठीक है, ये 5 से 6 टॉपिक फिर पीपीएम हमने आपको पढ़ा रखा है। अब हम लोग हमारे क्लास में है नॉर्मालिटी समझना। और नॉर्मालिटी को समझने से पहले हम लोग को जरूरत है इक्विवेलेंट मास को समझने के लिए। अभी इक्विवेलेंट मास होता क्या है? देखो नॉर्मालिटी बोलता है क्या कि यदि कोई 1 लीटर सॉल्यूशन प्रेजेंट है, जैसे मान लो क्या, जैसे ये पानी देख लो, ये पानी कितना है, 1 लीटर का पानी है। अब इस 1 लीटर पानी में अगर NaCl जो प्रेजेंट है अपने इक्विवेलेंट मास के रूप में, अगर Na यहाँ पे 1 लीटर पानी के अंदर इक्विवेलेंट मास के अमाउंट में कोई भी सब्सटेंस प्रेजेंट होगा तो उसका नॉर्मालिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा सर? नॉर्मालिटी कहलाएगा। इसीलिए इक्विवेलेंट मास को निकाल रहे हैं। इक्विवेलेंट मास क्या होता है सर? इक्विवेलेंट मास अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग तरीके से निकालते हैं। जैसे NaCl के लिए अलग तरीका है, HCl के लिए अलग तरीका है, NaOH के लिए अलग तरीका है। ये अलग तरीका कैसे डिफाइन हुआ है इक्विवेलेंट मास को निकालने के लिए? तुम लोग मॉलिक्यूलर मास समझते हो। अगर हम बात करें वाटर का, तो वाटर का तुम अगर हम बोले वाटर, ठीक है, अगर बोले वाटर तो वाटर का क्या समझते हो सर? इसका मोलर मास, इसका मोलर मास 18 ग्राम पर मोल है, ये तुम समझ गए। ठीक है, अगर हम बात करें क्या दूसरा, NaOH, जिसका मोलर मास कितना है सर? 40 ग्राम पर मोल। ये कैसे निकला सर? अरे ये सोडियम, हाँ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मोलर मास को जोड़ दिए एटॉमिक मास को। अगर हम बात करें क्या HCl का, तो HCl का मोलर मास कितना? 36.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, चौथा क्या, चौथा हमारे पास है H2SO4। H2SO4 का क्या होता है? 98 ग्राम पर मोल। क्लियर है? तो ये अलग अलग सब्सटेंस का क्या है, मोलर मास। जैसे मोलर मास एक एक एटम के कैलकुलेट करके, जैसे मोलर मास, मोलर मास का मतलब क्या है? मॉलिक्यूल या कंपाउंड। अब ये कंपाउंड या मॉलिक्यूल अलग अलग एटम के मिलने से बना है। इस अलग अलग एटम के एटॉमिक मास को जोड़ते हैं तो मॉलिक्यूलर मास बनता है। अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है सर? इक्विवेलेंट मास जो है सिंपल है। इक्विवेलेंट मास क्या है या इक्विवेलेंट वेट क्या? सिंपल है। क्या? ऊपर में लिख दो, अगर कोई मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल का क्या, मॉलिक्यूलर मास, बटे डिवाइड में लिखो वैलेंसी फैक्टर। क्या लिखो सर? वैलेंसी फैक्टर। अब सवाल सिर्फ यही है कि सर मॉलिक्यूलर मास तो निकाल लेंगे, जैसे अगर हम बोले कि वाटर का निकालो तो मॉलिक्यूलर मास निकाल लोगे, NaOH का मोलर मास निकाल लोगे, HCl का भी मोलर मास निकाल लोगे, H2SO4 का भी मोलर मास निकाल लोगे। मोलर मास निकालना बहुत ही कॉमन चीज है, ये बात तो क्लियर है। बात क्या है सर? डिफरेंस। डिफरेंस इस वैलेंसी फैक्टर को डिसाइड करना। अब समझो, ये वैलेंसी फैक्टर जो होता है अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग होता है। देखो मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूं, चीजों को मिस करोगे तो तुम समझ नहीं पाओगे। इसलिए मैं जैसे जैसे बता रहा हूं कॉपी में लिखते जाओ। ठीक है, समझ रहे हो ना? हाँ, समझना भी, कॉपी में लिखना भी। ठीक है, चलो तो अब क्या बताएं सर, वैलेंसी फैक्टर कैसे निकलता है? देखो वैलेंसी फैक्टर अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग निकलता है। देखो हम लिख दे रहे हैं क्या क्या चीज है। देखो एसिड के लिए
अलग, एसिड के लिए H प्लस आयन गिनते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर कहीं बेस दिया हुआ है तो उसके लिए हम लोग OH नेगेटिव आयन की संख्या को गिन लेते हैं। अगर कहीं सॉल्ट दिया है तो उसके लिए नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज या नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज को गिन लेते हैं। अगर कोई दिया है क्या, एसिड बेस सॉल्ट, अगर कोई दे दे रेडॉक्स तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चेंज गिन लेते हैं। अगर कोई रेडॉक्स रिएक्शन दिया हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो चेंज होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो चेंज होता है उसको काउंट कर लेते हैं, और वही वैलेंसी फैक्टर होता है और उसी वैलेंसी फैक्टर से उसको भागा दे देते हैं। यदि कोई एलिमेंट है तो एलिमेंट का नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो होता है उससे भागा देते हैं। तो ये अलग अलग चीज जो एसिड बेस सॉल्ट है, इसी को अभी हम एक एक करके समझा रहे, उसको समझना, ठीक है। इक्विवेलेंट मास का मतलब क्या, मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास बटे वैलेंसी फैक्टर, ये तो क्लियर है। तो इस बात को लिखने की जरूरत नहीं, बस समझो। लिखने का जो जरूरत है वो पीछे आओ। देखो, इसको कॉपी में नोट करना, इसको कॉपी में नोट करने का जरूरत है, ये ठीक है। यहां से कॉपी में लिखो। देखो, हमने सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट को क्या लिखा है सर, हमने लिखा है एटॉमिक मास, या फिर अगर एटम दिया है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल दिया है तो मॉलिक्यूलर मास, डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर एक्स। वैलेंसी फैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स है तो एक्स। तो हमने डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू द मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैलेंसी फैक्टर ऑफ देयर एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस। बोलता है इक्विवेलेंट मास क्या होता है, ये मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास को जब हम उसके वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड करते हैं, उसके एटम से या फिर उसके मॉलिक्यूल के या फिर उसके आयन से, तो जो आता है उसी को हम इक्विवेलेंट मास कहते हैं। इक्विवेलेंट मास को ग्राम इक्विवेलेंट भी कहते हैं, इक्विवेलेंट मास को ग्राम इक्विवेलेंट भी कहते हैं। तो पहले इस डेफिनेशन को कॉपी में सभी बच्चे नोट डाउन कर लो। अब सवाल, ये तो बता दिए, हो गया नोट डाउन, मैं हट भी जाता हूं, स्क्रीनशॉट भी तुम ले सकते हो, ठीक है। चलो आगे। अब सवाल है सर, ये वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हैं, एक्स। देखो, अभी हमने बताया कि ये वैलेंसी फैक्टर अलग अलग एटम, मॉलिक्यूल और आयन के लिए अलग अलग होता है, ये बात तो क्लियर है। देखो, अगर बोलता है कि x जो है पहला, अगर कोई एलिमेंट दे दे तो सर, अगर कोई एलिमेंट होगा तो उसका जो वैलेंसी फैक्टर होता है वो उसका वैलेंसी होता है, क्या होता है सर, वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे हर एक एलिमेंट का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो वही इसका वैलेंसी कहलाएगा। अगर कोई आयन दिया हुआ है तो उसके अंदर जितना भी चार्ज है, टोटल चार्ज ऑन आयन, आयन के ऊपर जितना चार्ज है वही उसका हो जाएगा वैलेंसी, आयन के केस में। अगर कोई एसिड है तो बोलता है इसके लिए x जो होगा नंबर ऑफ H प्लस आयन की संख्या जितनी होगी वही उसका क्या होगा, वैलेंसी फैक्टर। अगर कोई बेस दिया हुआ है तो उसके लिए क्या, नंबर ऑफ OH नेगेटिव चार्ज। अगर कोई सॉल्ट दिया हुआ है तो टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, उस पर जितना पॉजिटिव, देखो सॉल्ट का मतलब क्या है, NaCl, अगर एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव होगा, MgCl2, अगर दो पॉजिटिव है तो दो नेगेटिव भी है। बात समझ रहे हो मेरी, सॉल्ट में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, तो दोनों में से कोई भी एक लोगे। ये तो बात क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक एक करके सबको एग्जाम्पल के साथ बताएंगे ताकि तुम्हारा कंफ्यूजन अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो, तो एक एक करके चलो सर समझते हैं। चलो, सबसे पहले लेते हैं पहला। पहला किसके लिए सर, देखो पहला था एलिमेंट के लिए ना, चलो फोर एलिमेंट के लिए एक्स क्या होगा सर, एक्स होगा यहाँ पे वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की जो वैलेंसी होती है वही एलिमेंट का। जैसे हाँ सिंपल सी बात करें सर, सबसे पहले हम लोग लेते हैं क्या, कौन सा एलिमेंट, अगर हम बात करें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर ऐसे ही एक होता है, उसका जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होगा वो एक ही होगा। अरे इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक, तो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है बाहरी और वाइटल में, वही इसका वैलेंसी होगा, इसका वैलेंसी क्या होगा, एक। तो अगर इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़े, इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होगा सर, है ना, ये एटम है तो एटॉमिक मास बटे क्या, वैलेंसी फैक्टर या एक्स। तो एक को भागा दो एक से, क्या आएगा वैल्यू सर, देखो ठीक है।
एक को भागा दो किससे, एक से, तो क्या होगा सर, एक ही आएगा, 1 ग्राम इक्वालेंट। ठीक है, 1 ग्राम इक्वालेंट। ठीक है, इक्वालेंट के ऊपर पर इक्वालेंट, ग्राम पर इक्वालेंट। ठीक है, बात समझ रहे हो? तो ऐसे करके इसका बन गया हाइड्रोजन के लिए। अगर हम दूसरा बात करें सर, दूसरा अगर ले ले लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना, 3, 2 और कितना, 1। अब देखो इसका इक्वालेंट वेट कैसे निकालोगे सर, इक्वालेंट वेट बराबर एटॉमिक मास, लिथियम का एटॉमिक मास बेटा होता है 6। ठीक है, तो 6 भागा दो कितना, 1 से, तो कितना होगा सर, 6 ग्राम पर इक्वालेंट। ठीक है, अगर कोई बात करे सर क्या, हम थोड़ा और ज्यादा एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, जैसे बात करें एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का इतना 13, 2, 8 और 3, बाहरी कक्षा में होता है वही इसका वैलेंसी फैक्टर यानी कि 3। ठीक है, तो इसका एक इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा सर, देखो इसका इक्विवेलेंट वेट होगा, गिवन मास कितना एल्युमिनियम का होता है 27, याद रखना 27, तो 27/3 कितना होगा, 9 ग्राम पर इक्विवेलेंट। क्लियर है, बात समझ रहे? तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, क्लियर है। तो और भी चलो, क्या कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और एक दो और एग्जांपल दे देते। देखो हम बात करें कार्बन का, ले लो। ठीक है, किसका ले लो सर, कार्बन का। देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना, 6, एटॉमिक मास 12, देखो 2 और 4, तो बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, यही इसका वैलेंसी है, x बराबर 4। चलो निकालो सर, कैसे निकालोगे इसका इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट, देखो 12 भागा कितना 4, कितना आ जाएगा, 3 ग्राम पर इक्विवेलेंट। ठीक है, अगर किसी को और निकालना है, जैसे मान लो मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का कितना सर, एटॉमिक नंबर 12, 24, निकालो सर इस एलिमेंट का कितना, 2, 8, 2, एक्स बराबर कितना आ गया, 2, तो इक्विवेलेंट वेट कितना है सर, यहाँ पे गिवन मास कितना, 24 भागा 2, कितना आ गया यहाँ पे सर, 12 ग्राम पर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ऐसे करके निकाल देंगे इक्विवेलेंट वेट। अगर हमको और भी निकालना है सर, देखो देखो जितना प्रैक्टिस करना है कर लो, आएगा ऐसे ही। ठीक है, अगर मान लो कार्बन की जगह पे किसी को ऑक्सीजन का निकालना है सर, ऑक्सीजन का कितना होता है, 8, 2 और कितना, 6, तो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है वही इसका वैलेंसी होता है। ठीक है, इसका वैलेंसी हम लोग 2, 6 भी ले सकते हो, या फिर जितना इलेक्ट्रॉन ज्ञान करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ज्ञान भी तो करता है। देखो वैलेंसी का मतलब होता है जितना इलेक्ट्रॉन या तो ये लॉस करे, गेन करे या शेयर करे, समझ रहे हो? देखो वैलेंसी का मतलब होता है, देखो ये 8 पूरा करने के इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। ठीक है, एक्स बराबर कितना होगा, 2। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा इक्विवेलेंट वेट, ऑक्सीजन का होता है 16, 16 भागा 2 इक्वल टू कितना होगा, 8 ग्राम पर इक्विवेलेंट। ठीक है, यहाँ पे 2 क्यों लिए, अरे यहाँ पे 8 पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन 2 क्या कर सकता है, ज्ञान कर सकता है ना, तो ये इसका वैलेंसी होगा। ठीक है, वैलेंसी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को या तो लॉस करना, ज्ञान करना या शेयर करना, तो ये इलेक्ट्रॉन ज्ञान करेगा, वही इसकी वैलेंसी है, उसी से भागा देंगे। ठीक है, तो ऐसे करके हम एलिमेंट का क्या, एलिमेंट का क्या निकाल लेंगे, एलिमेंट का क्या निकाल लेंगे सर, यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट। अब आया आयन का सर, 4 आयन, आयन का कैसे निकलेगा सर, देखो देखो यहाँ पे कार्बन वगैरह का हम लिए हुए, देखो कार्बन का क्या एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास बटे वैलेंसी फैक्टर 12 बटे, अभी कार्बन का निकालते निकल जाता है ना। फिर मैग्नीशियम का देखो, मैग्नीशियम का निकालते वही होता है ना, मैग्नीशियम का देखो 12, मैग्नीशियम 24, 2, 8, 2, देखो 24 भागा 2 क्या होगा, 12 ग्राम पर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ऐसे करके निकाल लेते। आगे और भी कुछ दिया हुआ है, चलो अब आते हैं आयंस पे। ठीक है, 4 आयंस, चलो दूसरा 4 आयंस के लिए वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, आयन के वैलेंसी एक्स क्या होगा, नंबर ऑफ चार्ज, उसमें जितना चार्ज होगा वही उसका हो जाएगा ना, एक्स। जैसे एग्जांपल, चलो एग्जांपल के लिए बात करें सर, mg पे 2 पॉजिटिव चार्ज, तो
मैग्नीशियम का एटॉमिक मास पहले से पता है क्या? देखो इसका इक्विवेलेंट मान निकाल दो। गिवन मास, इसका देखो मोलर, इसका एटॉमिक मास कितना होगा? देखो एटॉमिक मास का 12 24 ये पता है, ठीक है। 24 भागा एक्स कितना होगा? ये एक्स बराबर कितना? ये पुट कर दो, कितना आएगा सर यहाँ पे? 12 ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। और बात करें सर, देखो दूसरा दूसरा क्या, अगर बात करें हम SO4 पे 2 नेगेटिव चार्ज, ठीक है, सल्फेट पे 2 नेगेटिव चार्ज का। देखो होता क्या यहाँ पे सर, इसका वैलेंसी क्या है? एक्स दिख रहा है 2, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास क्या होगा सर? देखो गिवन मास कितना, सल्फर का हो गया सर यहाँ पे 16, सॉरी देखो होगा क्या यहाँ पे, मॉलिक्यूलर मास बटे क्या, एक्स, वैलेंसी फैक्टर। मॉलिक्यूलर मास कितना है देखो यहाँ पे, मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास निकाले सल्फेट का 16 प्लस ऑक्सीजन का 16 गुने सॉरी 32, देखो यहाँ पे क्या सर, सल्फर का 32 प्लस 16 गुने 4, सर 64 प्लस 32 कितना होगा? 96, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 96 भागा तो 2 से, कितना है 96 को भागा देंगे 2 से, तो देखो 45 गुना 90 48, ठीक है, ग्राम पर इक्विवेलेंट। मतलब आयन का निकालेंगे तो क्या, जो दिया हुआ चार्ज उसी से इसको भागा दे करके निकाल लेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें और ज्यादा, ठीक है, तो एल्युमिनियम पे 3 प्लस ले लो, ये भी आयन है, इसका एक्स बराबर कितना होगा 3, एल्युमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है 27, देखो इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या, गिवन मास 27 भागा 3, क्या होगा सर यहाँ पे 9 ग्राम पर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग आयन के केस में इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। हाँ चलो इसको लिखो, इसको जल्दी से लिखो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्लियर है? चलो अब लेते हैं एसिड के लिए, ठीक है, 4 एसिड, ठीक है। 4 एसिड, एसिड के लिए क्या होता है? एसिड के लिए हमने बताया था वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर, जिसको एक्स लिखते हैं ना, नंबर ऑफ H प्लस आयन, क्या होगा सर यहाँ पे नंबर ऑफ H प्लस आयन, ठीक है, नंबर ऑफ H प्लस आयन, ठीक है। देखो जैसे पहला हम ले क्या H2SO4, तोड़ो इसको, तोड़ेंगे क्या होगा यहाँ पे 2 H प्लस आयन प्लस SO4 पे 2 नेगेटिव चार्ज, तो एक्स बराबर कितना आ गया यहाँ पे 2। अब इसका मोलर मास निकालो, इसका मोलर मास कितना होगा, देखो अभी तुमको याद है, हम लिख दे रहे हैं 2 गुने 1 प्लस 16 गुने 4 ऑक्सीजन का प्लस 32, ठीक है, जोड़ेंगे कितना आएगा सर 98 ग्राम पर मोल, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या, गिवन मास बटे मोलर मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास बटे क्या, मॉलिक्यूलर मास बटे क्या एन फैक्टर, नाइनटी एट बटे एन क्या सर यहाँ पे 2 40, एक मिनट को,
49 ग्राम पर इक्विवेलेंट। ठीक है, ये निकला हमारा एसिड के केस में। अगर दूसरा एसिड ले लें तो सर, अगर मान लो कोई दूसरा एसिड लेते HNO3 ले लो, HNO3 में तोड़ेंगे तो क्या होगा सर, H पे एक प्लस चार्ज और NO3 पे नेगेटिव चार्ज, तो X बराबर यहाँ पे तो एक है, H प्लस आयन एसिड, इसका मोलर मास निकालो सर HNO3 का कितना निकलेगा। देखो इस केस में हाइड्रोजन का तो एक है, चलो ठीक है, नाइट्रोजन का 14 प्लस ऑक्सीजन का 16 गुने 3, 48 प्लस 15 कितना हुआ सर, 53, 63। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा, मोलर मास 63 बटे वैलेंसी फैक्टर 1 भागा दे तो कितना आएगा, 63 ग्राम पर इक्विवेलेंट। ठीक है, देख रहे हो, अलग अलग सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास अलग आ रहा है, ये सब डिपेंड कर रहा है क्या, उसके वैलेंसी फैक्टर पे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने टाइम क्या होता है कि अगर इक्विवेलेंट मास का ध्यान नहीं रहा तो अलग अलग सब्सटेंस का नॉर्मलिटी अलग अलग आ जाता है। ठीक है, एसिड का अलग, बेस का अलग, आयंस का अलग, समझ रहे हो, इसीलिए थोड़ा सा इसको डिटेल में डेप्थ में पढ़ा रहे हैं ताकि तुम्हारे दिमाग से कोई भी चीज स्लिप ना हो। ऐसा नहीं कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, बस दिमाग देखो, अगर पढ़े रहोगे डिटेल में कुछ भी चीज कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, याद रखना। ठीक है, तो ये हमारा एसिड के लिए। ठीक है, एसिड के लिए हमेशा क्या गिनना सर, H प्लस आयन गिन देना। ठीक है, अगर मान लो कोई दूसरा एसिड ले लो सर, H3PO4 ले लो, चलो दूसरा एसिड ले लेते हैं क्या, H3PO4। ठीक है, H3PO4 देखो, इसमें H प्लस आयन क्या सकते हैं, क्या था, 3H प्लस है, 3H प्लस है, तो PO4 पे फॉस्फेट पे 3 नेगेटिव चार्ज, ऐसे ही तो है ना। हाँ, चलो सर एस इस केस में कैसे गिन लोगे, सबसे पहले इसका मोलर मास निकालो, X बराबर तो 3 क्लियर है, मोलर मास निकालना है H3PO4 का। ठीक है, फास्फोरस का क्या, 3 गुने 1 प्लस फास्फोरस का कितना हो गया 15 31। ठीक है, ऑक्सीजन का 16 गुने 4 जोड़ दो, 3 प्लस 31 प्लस 64 कितना होता है यहाँ पे, 4 1 5 3 8 6 3 9 98। सही से जोड़ लो, कुछ गलत तो नहीं किया। H3PO4 का फास्फोरस का 31, ठीक है सर, 16 चौके 64 34 64। ठीक है, हाँ ठीक है, 98 ही होगा। ठीक है, 98 ग्राम पर मोल। ठीक है, इक्विवेलेंट मास किसे निकलेगा था इस केस में, देखो 98 भागा 3, 98 को भागा 3 दो, 3 से कितना आया सर, 98 को भागा देंगे 3 से तो 35 दिया, 30 से 30 दिया 90, और 8 को भागा दो कितना आएगा सर, 8 को भागा देंगे मतलब लगभग 32 पॉइंट के आसपास आएगा। ठीक है, 98 डिवाइड बाय 3 32.66 के आसपास। ठीक है, 32.66 ग्राम पर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ऐसे करके निकालेंगे, बात समझ रहे हैं। हाँ, मैं एक दो और हम लोग छोड़ दे रहा हूँ जो तुम निकाल लेना। ठीक है, चौथा नंबर, अगर कोई दे दे तुमको क्या, H3PO4 का। ठीक है, एक और ले लो, HCl का निकाल दो। ठीक है, ये भी इजी है। ठीक है, हाँ, तो ये दो तुम लोग इसका इक्विवेलेंट मास निकाल लेना। ठीक है, क्लियर है, चले एसिड क्लियर। अब बेस पे चलते हैं सर, बेस के लिए। ठीक है, चलो अगर बेस दे दे तो सर देखो, फोर्थ नंबर क्या है सर, फोर्थ नंबर 4 बेस के लिए। ठीक है, इसका नंबरिंग देख लेना क्या है, 4 बेस। बेस के लिए क्या था, X या वैलेंसी फैक्टर क्या था, वैलेंसी, बेस के लिए वैलेंसी फैक्टर क्या है, नंबर ऑफ OH नेगेटिव चार्ज, नंबर ऑफ OH आयन। ठीक है, क्लियर है, बात समझे। हुआ क्या सर, देखो हुआ ये, सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं एक कंपाउंड, कोई भी NaOH ले लो, NaOH ले लो। अब यहाँ पे OH गिनो, कितना OH है सर, एक ही OH है ना। अरे बेटा Na पे प्लस चार्ज, OH पे नेगेटिव चार्ज, तो OH आयन की संख्या सर कितनी है, एक है, तो वैलेंसी फैक्टर X बराबर कितना होगा सर, एक। क्लियर है, सबसे पहले इसका मोलर मास निकाल लो, सोडियम का सर 23, ऑक्सीजन का 140,
40 ग्राम पर मोल। ठीक, क्लियर है। इक्विवेलेंट मास कितना है सर, देखो गिवन मास बटे मोलर मास, गिवन मास कितना दिया सर 40 बटे मोलर मास कितना है 1। देखो मॉलिक्यूलर मास बटे क्या, बटे क्या एक्स। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास कितना था 40 भागा 1, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 40 ग्राम पर इक्विवेलेंट। ठीक है, ये इसका इक्विवेलेंट मास निकल गया। अगर कोई NaOH की जगह पे कोई दूसरा ले ले, क्या CaOH 2 टाइम्स को तोड़ो, Ca पे 2 पॉजिटिव चार्ज सर, OH आयन पे 1 नेगेटिव चार्ज, लेकिन संख्या 2 है तो यहाँ पे वैलेंसी कितना हो जाएगा 2, 2 है तो x बराबर कितना आया 2। इसका मोलर मास निकाल लो, CaOH 2 टाइम्स का क्या हुआ था, देखो कैल्शियम का 40 प्लस 2 गुने 1 प्लस 16, 17 दूना 34 प्लस 40, 74 ग्राम पर मोल। ठीक है, सेवेंटी फोर भागा क्या, भागा यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर कितना दिया हुआ सर 2, 74 को भागा दे दो 2 से, कितना हुआ यहाँ पे सर 35 दूना 70, 37 37 ग्राम पर इक्विवेलेंट। क्लियर है, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या सर, तीसरा हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर कोई ले ले मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तब सर MgOH। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास कितना होगा सर, तो मैग्नीशियम का कितना 24 प्लस 2 गुने 17, 24 प्लस 34 कितना हो गया 8, 3 2 5 58। ठीक है, इस केस में इसका मोलर मास क्या निकलेगा सर, देखो इसका, इस केस में अगर मोलर मास निकालना चाहे, देखो 58 सही है ना, 34 और 24 58 ही तो होगा ना, हाँ ठीक है। 58 को भागा 200 से कितना आएगा 29 ग्राम पर इक्विवेलेंट। ठीक है, मतलब याद कर लो कि जितना भी बेस अगर आएगा तो बेस में OH नेगेटिव चार्ज की संख्या जितनी होगी वही उसका क्या इक्विवेलेंट मास निकालने टाइम काम आएगा। ठीक है, अब लास्ट आया, अब लास्ट बचता हमारे पास क्या सॉल्ट। ठीक है, 5th नंबर क्या आता है सर सॉल्ट। अब सॉल्ट का भी निकाल के दिखाई देते हैं, देखो कॉपी में लिखते जाना, मिस मत करना। देखो 5th नंबर क्या आता है यहाँ पे 4 सॉल्ट। सॉल्ट के लिए क्या होता है देखो वैलेंसी फैक्टर x क्या होगा सर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज या फिर नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। अरे अगर कोई सॉल्ट है तो उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होगा, ये बात तो क्लियर है। जैसे पहला एग्जांपल ले लो NaCl का, तो यहाँ पर अगर एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव ही है, बात साफ सी बात है। तो इसका x बराबर क्या होगा सर एक ही लोगे क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव है। मोलर मास ऑफ NaCl क्या होगा सर, जोड़ो सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5 होता है ना, 36 नहीं 35.5 जोड़ दो 58.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, गिवन मास बटे मोलर मास 58.5 बटे 1 कितना आया, इक्विवेलेंट। क्लियर है,
तो ऐसे करके निकल जाएगा क्या, NaCl का मोलर मास। NaCl की जगह पे कोई अगर ले ले MgCl2, तो अब सर देखो MgCl2 भी क्या है सर, ये भी एक सॉल्ट है। देखो यहाँ पे दो पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ पे है, क्या एक नेगेटिव चार्ज, दो से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी दो नेगेटिव चार्ज, यानी कि यहाँ पे भी एक्स की संख्या कितनी है, दो। ठीक है, तो अब देखो इसका इक्विवेलेंट मास निकालो सर, इसका इक्विवेलेंट मास निकालने का सिंपल तरीका है क्या कि MgCl2 का पहले मोलर मास निकालो। मैग्नीशियम का 24, क्या क्लोरीन का कितना 35.5 गुने 2, 24 प्लस 71 कितना हो सर यहाँ पे 4 1 5 7 2 9 95, क्या हो सर 95। ठीक है, ग्राम पर मोल। ठीक है, तो यहां पे क्या हो सर 95 भागा 2, 45 दूना 90, 47.5 ग्राम पर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ऐसे करके हम सॉल्ट का निकाल लेंगे। ठीक है, सॉल्ट का मतलब जितना H प्लस जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव चार्ज होगा। तो कुल मिलाकर के अभी देखो जितना मैंने बताया, एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं ताकि आपको भी समझ में आ जाए। देखो हमने शुरू में भी क्या बताया था सर, यहाँ पे ध्यान से देखो, हमने सीधा बताया कि एलिमेंट है तो उसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो होता है उसी से भागा देंगे उसके एटॉमिक मास को। आयन है तो उसके मोलर मास को उसके नंबर ऑफ चार्ज, जो 2 चार्ज 3 चार्ज जो भी उस ऊपर में प्रेजेंट है उसी से भागा देंगे, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर एसिड है तो नंबर ऑफ H प्लस आयन से, बेस है तो नंबर ऑफ OH नेगेटिव चार्ज से, और सॉल्ट है तो उसके एटॉमिक उसके मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास को पॉजिटिव चार्ज की संख्या या नेगेटिव चार्ज की संख्या से उसको भागा दे देंगे। बात समझ रहे हैं? हाँ, तो इसी को 1 बाय 1 करके अभी यहाँ पे हमने लिखाया है। इसको कॉपी में सभी बच्चे एक एक करके वीडियो को पॉज करके ध्यान से लिखना बेटा, नहीं लिखोगे तो तुमसे बनेगा ही नहीं क्वेश्चन, सीधा सीधा मैं बता रहा हूं। तुमसे इक्वालेंट मास तुम निकाल ही नहीं पाओगे, और इक्वालेंट मास अगर नहीं निकाल पाओगे तो तुमको नॉर्मालिटी तुमसे नहीं कैलकुलेट होगा। नॉर्मालिटी हमने क्या बताया था कि अगर 1 लीटर कोई लिक्विड सॉल्यूशन है, उसके अंदर कोई भी सब्सटेंस अगर अपने इक्वालेंट मास के रूप में प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसी को उसका नॉर्मालिटी कहते हैं। जैसे हम बोले अगर क्या कि NaCl का इक्विवेलेंट मास अगर 1 लीटर पानी में प्रेजेंट है तो ये NaCl का नॉर्मालिटी हुआ। क्या हुआ सर, NaCl का नॉर्मालिटी हुआ। देखो वही बात हमने यहाँ पे डेफिनेशन के फॉर्म में लिखा है कि द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, जो भी तुम सॉल्यूट लेगा वो प्रेजेंट अगर है 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर अगर कोई भी सॉल्यूट अपने ग्राम इक्विवेलेंट के केस में या ग्राम इक्विवेलेंट के रूप में 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है तो वही इसकी नॉर्मालिटी कहलाती है। ठीक है, सीधा डेफिनेशन, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स नॉर्मालिटी या नॉर्मालिटी। ठीक है, समझ रहे, कॉल क्या, नॉर्मालिटी। फॉर्मूला सिंपल होगा, क्या, नॉर्मालिटी बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर में। तो देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बराबर क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट होगा क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट जो दिया हुआ रहता है। देखो क्या है सर यहाँ पे, वेट ऑफ सॉल्यूट बटे इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट गुने 1000 बटे Vm। देखो नॉर्मालिटी को हम कैपिटल N से लिखते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट यानी कि तुम यहाँ पे WB लिख सकते हो, नीचे क्या लिख सकते हो, इक्विवेलेंट वेट गुने कितना 1000 बटे कितना Vm है। ठीक है, क्लियर है। तो इस केस के रूप में हम लोग क्या नॉर्मालिटी को लिखते हैं। क्लियर माय पॉइंट। हाँ, अब देखो अगर कहीं कहीं इक्विवेलेंट वेट को क्या लिखते हैं सर, इक्विवेलेंट वेट को तो सिंपल सी बात है, इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास बटे N फैक्टर, ये हो जाता है। तो अगर यहाँ पे इस फॉर्मूला को हम थोड़ा सा चेंज कर दें, यहाँ देखो क्या, अगर फॉर्मूला को चेंज कर दें, N बराबर क्या WB बटे क्या M बटे क्या N। अब ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट ही है तो इसको तुम MB कर सकते हो, है ना। तो MB बटे N इंटू N को तुम X भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत तो है नहीं N फैक्टर के केस में।
इंटू 1000 बाय क्या VmL जो होता है इसका, हम लोग वॉल्यूम को लिखते हैं ना, वॉल्यूम को अगर ये ml में दिया रहे तब लीटर में चेंज करने के लिए। अब ध्यान दो क्या कि सर इतना जो है वैल्यू ना, इतना वैल्यू को हमें एक नाम देते हैं क्या, मोलारिटी। क्या देते हैं सर, मोलारिटी। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं n बराबर क्या, इतना को यहाँ रहने दो, ये जो n है मल्टीप्लाई में ये ऊपर चला जाएगा इधर, ठीक है। तो इतना को हम क्या लिखते हैं सर, मोलारिटी गुने क्या n। तो n बराबर क्या है सर यहाँ पे, n इंटू मोलारिटी, नॉर्मालिटी बराबर क्या, मोलारिटी इंटू n। ये भी लिख सकते हैं या फिर ये भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तुम VBI मार्क करो और इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या होगा सर, इस पे बनेगा, जिसको कॉपी में सभी बच्चे मार्क कर लो, लिख लो, ठीक है। आगे चले सर, आगे बात करते हैं। देखो उसी बात को हमने लिखा है कि नॉर्मालिटी इज डिनोटेड बाय n, इसका यूनिट जो है इसको कैपिटल N से भी लिख सकते हैं या इक्वालेंट पर लीटर भी लिख सकते हैं। 1 लीटर में बात करता है ना, ग्राम इक्वालेंट को तो हम लोग इक्वालेंट पर लीटर या नॉर्मेलिटी को n से लिख सकते हैं, ठीक है। बोलता है रिलेशन बिटवीन नॉर्मालिटी एंड मोलारिटी, अभी हमने बताया क्या, n इक्वल टू x इंटू एम। ये x को x यहाँ पे क्या है, वैलेंसी फैक्टर, या फिर तुम x लिखो या कोई कोई x के जगह पे स्मॉल n लिखता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। n क्या है, m मोलारिटी, n क्या है, n क्या है, अरे यहाँ पे m जो है मोलारिटी है ना, n लिखो या फिर तुम x लिखो, जो भी लिखो, ये वैलेंसी फैक्टर होता है, ठीक है, वैलेंसी फैक्टर। और ये वैलेंसी फैक्टर अभी हमने बताया था कि अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग होता है। एसिड के लिए अलग H प्लस आयन, बेस के लिए OH नेगेटिव चार्ज आयन, सॉल्ट के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की संख्या, एलिमेंट के लिए वैलेंसी, ठीक है। हाँ, अब आगे चलो सर, आगे क्या है, आगे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ, क्या क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन है। बोलता है कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ 0.321 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे एक सॉल्यूट है जिसका मास, जिसका यहाँ पे दिया हुआ है क्या, मास 0.312 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट व्हेन इट मिक्स इन 250 ml सॉल्यूशन, एंड वॉल्यूम भी दिया हुआ है। चलो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है देखो, Na2CO3, यही है ना। हाँ, इसका मोलर मास निकाल लो पहले, Na2CO3 का, ठीक है। सोडियम का क्या हुआ 23 गुने 2 प्लस कार्बन का कितना 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 गुने 3, ठीक है। 46 प्लस 12 प्लस 48 कितना हुआ यहाँ पे, जोड़ दो 48 12 60 प्लस 46 106 ग्राम पर मोल, ठीक है, ये क्लियर है। अब यहाँ पे सवाल ये है सर कि ये एक सॉल्ट है, तो सॉल्ट में क्या होगा सर, सॉल्ट में बात करें सोडियम पे है दो, एक पॉजिटिव चार्ज, और कार्बोनेट पे तो ऐसे ही 2 नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कुल मिलाकर के एक्स की संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, क्योंकि ये एक सॉल्ट है, सोडियम कार्बोनेट क्या एक सॉल्ट है, ठीक है। हाँ, तो एक्स की संख्या निकल गया सर, एम की संख्या एक्स की संख्या निकल गया। वॉल्यूम यहाँ पे दिया हुआ है, देखो वॉल्यूम सोल्यूशन 250 ml दिया हुआ है। WB क्वेश्चन में कितना दिया सर 0.321 ग्राम। अब नॉर्मालिटी का फॉर्मूला क्या है, देखो नॉर्मालिटी का फॉर्मूला अभी हमने बताया था क्या, WB बटे MB भागा N इंटू 1000 बटे क्या, बटे यहाँ पे VmL, यही है। तुम n को चाहो तो यहां लेते आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, या n को यहीं रखो, कोई दिक्कत नहीं इससे भी, ठीक है। चलो WB क्या सर, WB यहाँ पे दिया हुआ है 0.321, ठीक है। MB कितना दिया सर, MB दिया हुआ है यहाँ पे 106 भागा 2 गुने 1000 भागा 250, काटो 250 से 4 बार में, ये 2 से 53 बार में, ठीक है। हाँ, तो 0. देखो 4 बटे कितना नीचे 53 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो सर, कितना आएगा वैल्यू, मल्टीप्लाई करेंगे 4 एके 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 3 अंक 1.284 बटे 53।
1.284 को भागा देंगे किसे 53 से, तो क्या आएगा सर देखो 1.284 को 53 से भागा दो, कितना आएगा देखो 1.284 भागा 53, 0.024 आएगा। ठीक है, यहाँ जगह है नहीं, चलो यहाँ लिखना चाहो लिख देते, देखो यहाँ पे 0.0242n, ठीक है, ये है नॉर्मलिटी। ठीक है, 0.0242n, ठीक है, यहाँ जगह नहीं था, यहाँ लिख दिया। ठीक है, यही हमारा है नॉर्मलिटी। ठीक है, तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, बन जाएगा आई होप, है ना। चलो आगे चलते हैं सर, आगे क्या है, आगे एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन है, बोलता है नॉर्मलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन उसका नॉर्मलिटी क्या है 2.3 m मोलरिटी दिया हुआ है। तो हमने अभी क्या बताया था, नॉर्मलिटी बराबर क्या बताया था, n इंटू मोलरिटी। अब n क्या है यहाँ पे दिया हुआ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का बेटा तुमको फॉर्मूला पता होना चाहिए, H2SO4 2H प्लस आयन की संख्या प्लस SO4 पे दो नेगेटिव चार्ज आयन की संख्या, 2 गुने मोलरिटी कितना है 2.3, कितना हो गया सर 4.6 n। ठीक है, ये फॉर्मूला 4.36 n। ठीक है, क्लियर है। तो नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या, आंसर ये हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, क्लियर है। बोलो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। आगे चले सर, अगला क्वेश्चन चलो देखो, वही हमने यही क्वेश्चन तो बता दिया है क्या, रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी, क्या कि नॉर्मलिटी जो है, ठीक है, वो क्या होता है मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, ये रिलेशन बता दिया है। दो तीन छोटे छोटे रिलेशन है जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, जैसे देखो यहाँ पे हमने लिखा रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड नॉर्मलिटी। देखो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, अगर फॉर डाइल्यूशन लो, ठीक है, फॉर डाइल्यूशन लॉ, डाइल्यूशन लॉ में क्या होता है कि अगर कोई पहले से मान लो, क्या पहले से देखो ऐसे समझो, क्या इस ये पानी 1 लीटर है, पानी क्या पहले मान लो पानी आधा लीटर है। ठीक है, तो आधा लीटर होगा, उसका नॉर्मलिटी पहले से कुछ होगा, मान लो N1 होगा। ठीक है, बाद में क्या हुआ, इसके वॉल्यूम इसका इसका पहले वॉल्यूम है आधा, तो मान लो इसका वॉल्यूम V1 है, और इसमें NaCl प्रेजेंट है कुछ मात्रा में। ठीक है, NaCl कुछ मात्रा में प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसका नॉर्मलिटी N1 है। ठीक है, वॉल्यूम को क्या किया गया, बढ़ा के डबल कर दिया गया, कुछ और बढ़ाया गया, तो N1 V1 बराबर क्या होता है N2 V2। ठीक है, मतलब ये N1 V1 बराबर N2 V2 क्यों हुआ, देखो पहले अगर इसी सॉल्यूशन का वॉल्यूम आधा लीटर है और इसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है NaCl का, उसका नॉर्मलिटी है N1 वॉल्यूम V1। ठीक है, बाद में क्या किया गया, इसको डाइल्यूट कर दिया गया, पानी को 1 लीटर कर दिया गया, तो 1 लीटर करने से वॉल्यूम बदला, तो वॉल्यूम जो बदला मान लो V2 हुआ, तो वॉल्यूम बदलेगा तो नॉर्मलिटी भी बदलेगा, अब नॉर्मलिटी बदलेगा उसको N2। अगर ये दोनों दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हो तो यहाँ से N2 निकालेंगे, अगर ये N2 V2 दिया हुआ है तो N1 निकालेंगे। तो ये एक तरह का फॉर्मूला बन जाता है कि N1 V1 बराबर क्या N2 V2, नॉर्मलिटी और वॉल्यूम के बीच रिलेशन। ठीक है, तो वैसे ही दूसरा हम लिख देते हैं किसके बीच, तो एक फॉर्मूला ये ध्यान रखिएगा, दूसरा किसके बीच से, दूसरा हम बात करें सिर्फ वॉल्यूम मोलारिटी और वॉल्यूम के बीच, मोलारिटी और वॉल्यूम के बीच भी कई बार क्या होता है, रिलेशन बन जाता है क्या M1 V1 बराबर क्या M2 V2। ठीक है, क्या बन रहा है M1 V1 बराबर क्या M2 V2। ठीक है, लिख दे रहे हैं M1 V1 बराबर क्या M2 V2। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, जैसे मान लो क्या पहले से इसमें क्या NaOH घोला हुआ है, उसका अपना मोलारिटी M1 है। ठीक है, और उसका वॉल्यूम आधा लीटर था, बाद में इस वॉल्यूम को बढ़ा दिया गया, ठीक है, डाइल्यूट कर दिया गया, तो वॉल्यूम जैसे डाइल्यूट होगा इसका मोलारिटी बदलेगा, तो मोलारिटी जो बदलेगा उसको M2 कहेंगे। तो यही बोलता है अगर दो अलग अलग सब्सटेंस दिया रहेगा तो उसका M1 V1 इक्वल टू क्या M2 V2। ठीक है, मतलब अगर तुम मोलारिटी और वॉल्यूम है, वॉल्यूम को तुम बढ़ाओगे तो मोलारिटी में भी चेंज आएगा, जो चेंज आएगा उसके बीच रिलेशन क्या M1 V1 बराबर M2 V2। ये इक्वेशन लिख लो, सीधा क्वेश्चन आएगा तो तुम सीधा इस फॉर्मूला को पुट करके बनाना। ठीक है, हाँ एक और रिलेशन होता है क्या, इफ टू नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट नॉर्मलिटी। ठीक है, देखो
दो और फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं, देखो यहाँ पे एक और लिख दे रहे हैं क्या, इफ टू नॉन रिएक्टिंग, ठीक है, इफ टू नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स मिक्स्ड विथ ईच अदर, ठीक है, क्या हुआ बोलता दो अगर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस दोनों को मिला दो, दोनों अलग अलग सब्सटेंस हो, तो इसका जो N1V1 होगा ना, N1V1 प्लस N2V2, ठीक है, इसका जो है नॉर्मलिटी और वॉल्यूम और दूसरे का जो नॉर्मलिटी और वॉल्यूम है, ये दोनों क्या होगा सर, अगर एक से ज्यादा होगा तो ये दोनों क्या करेंगे सर, जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, जुड़ जाता है, क्या होता है सर यहाँ पे, जुड़ जाता है, डॉट डॉट का मतलब है कि और रहा, तो और को भी हम जोड़ के क्या लिखते हैं फाइनल, यहाँ पे एन फाइनल और भी फाइनल, ठीक है, हम लोग क्या एन फाइनल या भी फाइनल करो, या फिर एन फाइनल और भी फाइनल तुम कर सकते हो ऐसे करके, ठीक है, ये भी लिख सकते हो, या फिर अगर मान लो दो ही रहा तो सर, दो ही रहा तो N1V1 प्लस N2V2 बराबर क्या, N3 और V3, इस पे क्वेश्चन देता है, इस पे क्वेश्चन अभी हम भी बना के दिखाएंगे, ठीक है, ये हुआ नॉर्मलिटी के केस में कि दो अलग अलग नॉर्मलिटी और वॉल्यूम सॉल्यूशन है डिफरेंट टाइप का, दोनों नॉन रिएक्ट कर रहा है, मतलब एक दूसरे से रिएक्ट नहीं कर रहा, मिक्स हो जा रहा है, तो क्या करेंगे, इसका जो है नॉर्मलिटी और वॉल्यूम दोनों क्या होगा, ऐड हो जाएगा, N1V1 प्लस N2V2 इक्वल टू क्या, N3V3। इसी तरह सेम केस क्या मोलरिटी के केस में भी होता है, देखो सेम केस क्या है सर, मोलरिटी के केस में भी होता है, यहां पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, देखो M1V1 प्लस M2V2 बराबर क्या, M3 और V3, ठीक है, तो ये इस केस में भी होता है, ठीक है, तो ये लिख लो, कहीं कहीं ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है, जल्दी ऐसा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, नहीं बहुत कम ही देखने को मिलेगा, ठीक है, एडवांस प्रॉब्लम्स में इसे आते हैं, ठीक है, पहले लिखो इसको, ठीक है, चलो अब चलते हैं, कुछ क्वेश्चन है सर, एक क्वेश्चन है क्या बहुत ही प्यारा सा कि 20 ml ऑफ 10 नॉर्मल HCl आर डाइल्यूटेड, देखो सोल्यूशन बना इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है, बोलता है कि 20 ml ऑफ 10 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन, देखो सबसे पहले वॉल्यूम दिया क्या, V1 मान लो 20 ml, और इसका N1 देख लो कितना 10N, किसका HCl के लिए, हाँ, बोलता है डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड मतलब पानी बढ़ा, है ना, टू फॉर्म 1 लीटर ऑफ दी सॉल्यूशन, बोलता है यहाँ पे क्या बढ़ा करके क्या कर दिया गया, 20 ml ऑफ आर डाइल्यूटेड वाटर टू फॉर्म 1 लीटर ऑफ दी सॉल्यूशन, व्हाट इज द नॉर्मलिटी ऑफ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, मतलब यहाँ पे V2 जो है सर बढ़ा के कितना किया गया है, 20 ml से बढ़ा करके इसको सीधा का सीधा 1 लीटर कर दिया गया है, मतलब 1000 ml, ठीक है, तो N2 बराबर क्या होगा सर, N2 बराबर वाट हो जाएगा, N2 बराबर क्या होगा वाट, ठीक है, तो हमको पूछा, हम लोग क्या जानते हैं सर, N1V1 बराबर N2V2, N1V1 बराबर क्या, N2 और V2 ये नहीं जानते हैं, है ना, डाइल्यूट किया गया तो फॉर्मूला से, तो N1V1 पुट करो यहाँ पे, N1V1 कितना आता था, N120 भी सॉरी N120D, N1 10 V1 कितना 20, ठीक है, N2 पता नहीं, V2 1000, यही है ना, चलो काटो, 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, यहाँ 10 आएगा, 1/10 बराबर N2, N2 बराबर क्या होगा 0.1 N HCl, यही तो होगा ना, है ना, अगर 20 ml को डाइल्यूट करके 1 लीटर कर दिया जाए तो नॉर्मलिटी बदल के 0.1 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो, मतलब ऐसे समझो कि आप पानी पहले 20 ml था, तो इसका जो नॉर्मलिटी है 10 नॉर्मल HCl था, ठीक है, 20 ml में, इस पानी की क्वांटिटी को बढ़ा करके 1 लीटर कर दिया गया, 1000 ml कर दिया गया, तो इसका जो नया नॉर्मलिटी बना
0.1 नॉर्मल HCl बना है। देख रहे हो 0. एक मिनट कुछ गलती कर दी है यहाँ पे, दो बचा है ना, दो ऊपर में, दो ऊपर में बचा हुआ है। देखो दो बटा यहाँ पे 10 होगा, ठीक है, 5 बार में कटेगा, 1/5। एक मिनट को, ये पूरा मिटा ही लो। एक बटा पांच, ठीक है, अब एक को भागा दो तो 5 से, 5/1.005×10, ठीक है, मतलब 0.2 आया। कितना है सर यहाँ पे N2 बराबर, N2 आ रहा है 0.2 नॉर्मल HCl, ठीक है, 0.2 आएगा, 1 नहीं, ठीक है, 0.2। क्या गलती कर रहा है भाई, 2/10, ठीक है, ठीक तो है, 2 को भागा देंगे 10 से तो 1/5, 5 से भागा दिया, 1 को पॉइंट बैठाया 0, 5×10, हाँ 0.2 नॉर्मल HCl, ठीक है, ये ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे क्या है, 0.2 नॉर्मल HCl आ जाएगा, ठीक है। हाँ तो ये है N1V1 N2V2 का फॉर्मूला से। आगे एक और क्वेश्चन अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन और हम लिख दे रहे हैं एनसीईआरटी, ये साइड बुक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है सर, देखो ऐसे दिया हुआ क्वेश्चन क्या कि, देखो सीधा क्वेश्चन ही लिख दे रहे हैं, ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है ऐसे 100 cc ऑफ 0.2 नॉर्मल HCl, ठीक है, विथ, इसको मिलाया गया, ठीक है, विथ 50 cc ऑफ 0.1 मोलर नॉर्मल HCl। देखो ये डायल्यूट नहीं किया गया है, समझ रहे हो, ये हमारा है किसका, ये दिया हुआ है 0.2 मोलर H2SO4 का। देखो सब्सटेंस ही अलग अलग है, ठीक है, ये है H2SO4, ठीक है, ये H2SO4 है, वो HCl है ना। बोलता है यहाँ पे नॉर्मलिटी फाइंड करना है, ठीक है, आफ्टर मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब ध्यान दो क्या है यहाँ पे, नॉर्मलिटी फाइंड आउट करने बोला है, क्वेश्चन यही है। देखो यहाँ पे इसका वॉल्यूम अलग, नॉर्मलिटी अलग, इसका वॉल्यूम अलग, नॉर्मलिटी अलग, है ना। देखो अब अगर दो अलग अलग सब्सटेंस है, ठीक है, दोनों रिएक्ट नहीं कर रहा, दोनों को मिक्स किया जा रहा, तो वॉल्यूम क्या ऐड हो जाएगा, नॉर्मलिटी और वॉल्यूम। तो यहाँ पे होगा क्या, देखो सॉल्व N1V1 प्लस N2V2 बराबर क्या, N3 और V3, यही ना होगा, ठीक है। तो V3 क्या होगा, अगर V3 का बात करें तो V3 100 प्लस इधर कितना 50, कितना होगा यहाँ पे 150 cc क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। चलो पुट कर दो यहाँ पे N1V1 क्या है सर, N1 जो है 0.2, V1 कितना सर 100 प्लस N2 क्या है सर, N2 है 0.1, V कितना सर यहाँ पे 50, यहाँ पे कितना है N3 का पता नहीं, बट यहाँ पे 150 है, ठीक है, क्लियर है, जोड़ दो, मल्टीप्लाई करो यहाँ पे 0.100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर दो 0.2 से 100 × 2 100 एक मिनट को, 100×2 200 हो गया, ठीक है, पॉइंट कितना बाद गुने, ठीक है, 50 के 50,
0.1, ठीक है। N3 गुने कितना 150, ठीक है। आगे मल्टीप्लाई होगा सर, जोड़ेंगे कितना होगा 25 होगा, 25 भागा 150, ठीक है। चलो N3, ठीक है। काटो सिर्फ 25, 6 के कटेगा 150, 1/6, तो N2 बराबर क्या है यहाँ पे 1/6, ठीक है। अब क्या करो सर, यहाँ पे 6 से भागा दो 1 को, 4 आया, 6 पचे 35, ठीक है। 6 छक 36, 0.66 चलते जाएगा, क्या होगा यहाँ पे 0.66 के साथ ये चलते रहेगा, ठीक है। बात समझ रहे, देखो 6 1 के 6, 1 मिनट को ऐसे काटो, देखो 6 बार में कटा 4 है, ठीक है। 6 छक्का 36, फिर 6 मतलब 0.017 करके आसपास आएगा, यानी कि यहाँ पे N2 बराबर जो 1/6 को क्या 0.167 एन ऐसे करके नॉर्मलिटी निकालेंगे, ठीक है। बात समझ रहे हैं, हाँ। सिंपल इस फॉर्मूला में पुट करना, इस तरीके से ये बन जाएगा। ऐसे और भी 1-2 क्वेश्चन है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तुम लोग इसको बना लेना सीधा सीधा, ठीक है। क्वेश्चन को लिखो, एज इट इज क्वेश्चन है, 2-3 हम लिख दे रहे हैं, बना लेना, ठीक है। सेम टू सेम फॉर्मूला से बनेगा। चलो क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है सर, दूसरा नंबर देखो, 100 cc ऑफ 0.1 नॉर्मल H2SO4, ठीक है। इसको मिक्स किया गया किसके साथ सर, विथ 100 cc ऑफ 0.2 नॉर्मल NaOH के साथ। तीसरा क्या 100 cc ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 विथ क्या 100 cc ऑफ 0.1 मोलर NaOH। देखो पहला वाला क्वेश्चन तो M1 V1 से बन जाएगा, तीसरा क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट, ये बनेगा किस फॉर्मूला से, देखो सर M1 V1 प्लस M2 V2 बराबर M3 और V3 से, ठीक है। तो इसीलिए हमने ये फॉर्मूला लिख दिया। देखो ये आज का जो क्लास करा रहे हैं ना, ये थोड़ा सा एडवांस क्लास मैंने शुरू में बताया था, ठीक है। तो इस क्लास को थोड़ा ध्यान से कॉपी में लिखना, क्योंकि ये क्लास में जो पढ़ा रहे हैं इससे तुम्हारा जेई में नीट में क्वेश्चन बनेगा, तो जेई में नीट में जेई एडवांस में, ठीक है। तो चलो इन सभी बातों के साथ बेटा आज का जो लेक्चर है ये कंसंट्रेशन टर्म्स कंप्लीटली समाप्त होता है। अब इसके बाद जब भी हम मिलेंगे तो हम आपको सॉल्युबिलिटी पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, और सॉल्युबिलिटी के अंदर हम लोग हेनरीज लॉ, सबसे पहले हेनरी का लॉ जो है उसी को स्टार्ट करेंगे। तो आज के क्लास को बेटा यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।